नमस्कार। मैं आपके सामने अपना कलरीपायट केरला का जो आयोधन कला है उसके बारे में कुछ जानकारी कहना चाहता हूँ। इसके अलावा योगा के बारे में, मर्म चिकित्सा के बारे में, अपना जो पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा है उसके बारे में कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। तो दोस्तों, ये जो कलरीपायट नाम का कला है उसका जो कितना प्राचीन है इसके बारे में अगर कहा जाए तो करीब 2000 साल पुराना ये जो कला, यानी एक्चुअली 2000 से भी पुराना बोलो तो 5000 हो सकता है या 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन इस कला को चीन देश में, चाइना जो अभी चाइना कहलाते हैं, चीन देश में इस कला को बोधिधर्मा नाम का एक राजा के पुत्र, यानी उसके पिता का नाम था किंग सुगंधा, सुगंध राजा जो थे, जो अपना पुराने ज़माने में केरला और तमिलनाडु एक ही संस्थान समा जोग्राफिकली एक ही संस्थान था। तो इसलिए जब नॉर्मली हम हिस्ट्री में कहते हैं कि इस कला केरला से गया, क्योंकि केरला और तमिलनाडु का विभाजन उस टाइम नहीं हुआ था। तो हम केरला और तमिलनाडु दोनों को एक ही संस्थान समान या तो एक ही जगह समान देखा जाता था। और इस कला को बोधिधर्मा नाम का ये जो राजा का जो पुत्र था, उनके गुरु के निर्देशन के हिसाब से इस कला को चीन देश में शाओलिन टेम्पल में लेके गया और उधर के राजा के बारे में इसको अपना ये जो बुद्ध मत या तो रिलीजन जो है अपना उसको प्रचार करने के लिए उन्होंने चीन देश में गया था। और उसके साथ लेकिन कुछ कारण से राजा को जो बोधिधर्मा ने कहा, जो सच्चाई कहा, तो कड़वा सच उसको पसंद नहीं आया। इसके परिणाम से उन्हें जाकर जंगल में करीब 9 साल गुजारना पड़ा और उन्होंने ध्यान में गुफाओं में जाके बैठा और उस गुफा में जाके बैठते ध्यान करते हुए उनका जो पावर है, जैसे आँखों की दृष्टि का जो पावर था वो बहुत तेज था। इसलिए जिस चट्टान की ओर उसने देख के बैठा हुआ था वो मानो उधर गड्ढा समान हो गया वो चट्टान में। तो ये देख के चाइना के जो गुरु थे शाओलिन टेम्पल के, तो उनको मालूम हुआ कि हमारे भारत का जो आया हुआ जो व्यक्ति है वो असामान्य सिद्धि वाला पुरुष है। उसको क्योंकि पुराना ज़माने में उन जैसे योगियों को अष्ट सिद्धि होता था, इस तरह के सिद्धि वाले कई पुरुष है करके उनको जानकारी मिला। तो उन्होंने क्या किया, तो इनको आचार्य समान शाओलिन क्षेत्र में उनको 28th गुरु समान उधर उसको प्रतिष्ठा किया, उनका आचार्य बना दिया। और उसके बाद उधर के जो अपना ये जो बोधिधर्मा को मालूम पड़ा कि जो उधर के बुद्ध भिक्षु थे उनको बहुत एक्सरसाइज की कमी थी, व्यायाम की कमी थी। तो शरीर से बहुत मोटे तगड़े थे, तो खाना बराबर खा लेते थे तो मोटा तगड़ा होता था, लेकिन उनको व्यायाम नहीं था। तो इस कमी से उनको मेडिटेशन या ध्यान करने में बहुत मुश्किल होता था। तो ये कमी को दूरी करने के लिए इन्होंने अपना जो केरला का जो कला है, आयोधन कला को उनको सिखाया। उसमें कम से कम 18 पैतरा जैसे 18 ब्रांचेस ऑफ स्टडी है, तो विभाग है, उसमें 18 विभाग है। तो 18 विभाग में का जो सीक्रेट टेक्निक्स है उसको वो चीन देश के लोगों को सिखाया, जो
बुद्धिस्ट मंक्स है, उनके जो बुद्ध भिक्षु कहलाते हैं, उनको सिखाया। और आगे जाके उन ये जो चीन देश के लोगों ने इसको और प्रचार करके उसके उनका फिल्म वगैरह बनाया और उसको नाम और रोशन किया। और आज क्या हुआ है कि लोग, हमारे भारत के लोग ये समझने लगे कि हमारा जो कलरीपाइट, अपना जो भारत का जो असली जो मार्शल आर्ट है, उससे भी बढ़कर कुंफू कुछ बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसा करके उसको मिसअंडरस्टैंड करने का सिचुएशन में चला गया। क्योंकि उनका जो सोच है वो गलत हो गया कि ये जो कलरीपाइट भारत का है कुछ छोटा चीज़ है और कुंफू बड़ा चीज़ है। और ये इसके बाद में क्या हुआ, एक चीन देश से, जैसे जापान और चीन के बीच में जो लड़ाई हुए थे, तो उस लड़ाई में क्या हुआ, ये बीच में कुछ गुरु चाइना छोड़ के ताइवान, थाईलैंड या तो मलेशिया, सिंगापुर, अलग अलग जापान, इस तरह से जगहों में चला गया। और फिर जापान के लोगों ने इस कला को मॉडिफाई किया, कुछ बदलाव उसमें ला दिया और उसको कराटे का रूप दे दिया। और इस कराटे अभी या तो एम्प्टी हैंड, जैसे बिना हथियार वाला जो आयोधन कला है, वही उसका नाम है कराटे, एम्प्टी हैंड, बिना हथियार वाला जो फाइटिंग है। तो कराटे भी उसमें से जन्म लिया। और हमारे इधर का जो मर्म शास्त्र था, ये कुंफू में भी है, टाई ची, जैसे चाइना में जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है टाई ची। तो उसमें ची का मतलब है प्राणा, अपना इधर में जो बॉडी में जो एनर्जी है। और जापान में इस ची या तो प्राणा को की करके बोलते, की। और उसके और हिब्रू में उसको रुआक करके बोलते हैं। जो भी भाषा में भी बोले, लेकिन हमारा इंडियन भाषा में हमें समझने के लिए प्राणा करके बोलेगा तो समझ में आ जाता है। तो इस एनर्जी के जो प्रिंसिपल्स, मर्मशास्त्र के बारे में जो प्रिंसिपल सब कुंफू, टाई ची, जूजित्सु और नाम का एक चीज़ वो जापान में जो उद्भव हुआ, वो भी हमारे कलरीपाइट का इसमें से निकला हुआ है। और जूजुत्सु में भी मर्मा था, जैसे वाइटल स्पॉट है मर्मस्थान का, जैसे मर्मस्थान में लग गया तो आदमी का मृत्यु हो सकता है, या तो वो रोगी बन सकता है, या तो उसका एक लकवा मार के एक साइड पूरा पैरालिसिस हो सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स हो सकता है मर्मस्थान में अगर चोट लग जाए। तो इसमें क्या है कि इस तरह से एक एक मार्शल आर्ट जो पैदा हुआ। और जूजित्सु से वो मर्मा का जो डेंजरस टेक्निक्स है उन्होंने काट के निकाल दिया, तो क्या हो गया, वो बन के पूरा जूडो बन गया, तो और भी सिंपल हो गया। तो इससे क्या, आदमी औरत कोई भी या तो बच्चे भी सीख सकते हैं। इस किस्म का कलरी से अनेक आयोधन कलाओं में पैदा हो गया। तो यानी कलरीपाइट को हम मात्र कला समझ सकते हैं। और अब लोग पूछने लगे कि कौन सा कला अच्छा है, कौन सा वाला श्रेष्ठ है। अब समझो हमारे घर में हम अपना माता पिता है, तो कोई हमसे पूछ रहे कि क्या आपका पिताजी बड़े हैं या आपके बच्चे बड़े हैं, या तो माताजी बड़े हैं या आपका बेटी बड़ा है, ऐसा करके पूछेगा तो अरे पिता ने सबको जन्म दिया है, बेटा हो या बेटी हो सबको जन्म दिया किसने, पिता ने। इसी तरह से अन्य कलाओं को जो जन्म दिया है वो है, वो मात्र कला है कलरीपाइट, अपना जो मार्शल आर्ट, वो जो आयोधन कला। तो ये जब इतना श्रेष्ठ जो अब पिता का जो पुत्र है, तो उसका रक्त उस पुत्र या पुत्री में है, वो बेटी में है, तो उसका तो क्वालिटी तो बेटा बेटी को मिला है। उसका मतलब बेटा कभी बाप से बढ़कर कभी नहीं है, ये हमें समझना है। तो कभी आज क्या मैं देख रहा हूँ कि हमारे भारत में अपना जो कमांडो में या तो पुलिस में जब ट्रेनिंग दिया जाता है, तो हमारा जो मार्शल आर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है।
तो इससे क्या है, हमारे विदेश का जो इसराइल का मार्शल आर्ट जैसे क्रेव मागा कमांडो में डाल दिया, या तो पुलिस में और कोई कराटे डाल दिया। तो मेरा निवेदन है कि हमारे जो केरला के मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, या तो अपना भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी, पूजनीय मोदी साहब जी हैं, तो उनके श्रद्धा में इस विषय पे लाने का निवेदन करता हूँ कि हमारा कला को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे, विदेश कला को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाए। तो विदेश कला जो हमारे कला से जो पैदा हुआ, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे कि हमारा जो कला का जो सत्यानाश तो हो जाएगा। तो हमें बढ़ावा देना है हमारा कला को, ताकि अन्य कला को ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंस या तो महत्व नहीं देना है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम भारतीय हैं, जैसे महात्मा गांधी थे तो उन्होंने अपना खदर वस्त्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। वो ब्रिटिश के जो अन्य फॉरेन जैसे सिल्क या अन्य टेरी कॉटन, अन्य किस्म का जो कपड़े वगैरह थे, उसको बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि भारत का जो खदर का जो वस्त्र है, उसको उसने चक्री पे उसको या तो चरखा पे चला के उसको बनाने का प्रोत्साहन दिया। क्योंकि हम भारत हैं, हमारे जो हमें जो बनना है वो तो भारत का संस्कार को कभी छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो कला है उसको भी कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और हमें अपना माता पिता को ये ध्यान देना है कि हमारे बच्चों को अपना कला के बारे में ज़्यादा महत्व देकर उनको उस कला को पढ़ाने की बढ़ावा दें। तो और दूसरी एक बात है, ये जो गुरु हैं जैसे कला सिखाते हैं, जैसे मैं इस कला के फील्ड में कम से कम 35 साल हो गया हूँ। इस मार्शल आर्ट के अलावा योगा भी सिखाता हूँ, मैं योगाचार्य हूँ। और इसके अलावा मैं अपना पुलिस का फ़िटनेस ट्रेनिंग, जैसे फ़िटनेस ट्रेनिंग पुलिस का, कमांडो, नेवी, आर्मी, एक्सरसाइज और फॉरेस्ट बीट, इस किस्म के अन्य बहुत सारे ये जो है इसका पूरा उनका ट्रेनिंग भी देता हूँ। इसके अलावा जो तैरने का, जैसे स्विमिंग, तैरने का भी ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे जलशयन करके जो वाटर फ्लोटिंग बोलते हैं, पानी में किस तरह से वाटर फ्लोटिंग किया जाए, जलशयन का भी विद्या सिखाता हूँ। कम से कम 40 से ऊपर योगासन में पानी में लेट के भी कर देता हूँ, पद्मासन में भी बैठ के कर देता हूँ। सीधा भी खड़ा हो जाता, खाली गला और सिर पानी का ऊपर रहता है। और आप देख सकते हैं कि इसके अलावा मैंने आयुर्वेद और सिद्ध वैद्य इस किस्म का इसका जो चिकित्सा के बारे में, मर्म चिकित्सा, इस सब को अपना जो भारत का जो संस्कार, इस कला को 35 साल से जीवित रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और इसके लिए अपना जो भारत सरकार है, अपना प्रधानमंत्री के साइड से भी, केरला चीफ मिनिस्टर के साइड से भी हमें जो प्रोत्साहन मिलना है जिस कलाकारों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसके पीछे 35 या 45 ईयर्स से ज़्यादा इस फील्ड में पूरा किस अन्य फील्ड में जाने के बजाय इसमें रह के इस कला को जीवित रखने में कितना प्रयत्न किया, कितना परेशानी उठाया है, ये अपना इधर का भारत के भारतवासियों को जानना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये जो किताबें वगैरह है, ये भी 35 साल से मेरा जो कलेक्शन है, अनेक प्राचीन क्या बोलते हैं किताबें हैं। तो उनके जो उस किताब का भी एक भंडार है मेरे पास अभी। ये बहुत मेहनत करके मैंने इसको इकट्ठा किया, ये जो किताबें। और आप देख सकते हैं एक साइड में तो ये पूरा कलरी के आयुध वगैरह हैं, इसको सब इकट्ठा करने के लिए और बनाने में भी और इस किस्म के ये जो आयुध को सिखाने के लिए भी मैंने कितना मेहनत किया, ये आप देख सकते हैं। तो इस किस्म का ये जो मेहनत है, अपना भारत का संस्कार को जीवित रखने के लिए जो गुरु इतने सारे मेहनत, अपना पूरा लाइफ टाइम, अपना जीवन पूरा कितना मेहनत किया है, इसको
अपना जो सरकार को भी इसका ध्यान रखते हुए उन्हें किस तरह से पेंशन वगैरह दिया जाए। अब अगर छोटा मोटा कुछ पेंशन वगैरह कुछ जैसे केरला सांस्कारिक समिति है, लेकिन इस किस्म के जो समिति या इसके बारे में ज़्यादा कलाकार को जानकारी नहीं है। तो हमें हमारे सरकार को हर कलाकार को ढूंढ के निकालना है कि कौन सा कलाकार कितने सालों से इसके पीछे लगा हुआ है, और ढूंढ ढूंढ के इनको निकाल के उनको किस तरह से अवार्ड या कुछ प्रोत्साहन दिया जाए, कुछ सम्मान दिया जाए। जैसे भारत रत्न या ऐसे कोई सम्मान, जैसे अकबर जो राजा थे उनके महल में भी अनेक पंडितों थे जो रत्न के समान थे। तो इस तरह से हमारे भारत का अनेक रत्न, अमूल्य जो लोग हैं, रत्न समान है, उन जिसके पास ज्ञान है उनको ढूंढ के निकालना है, उनको किस तरह से ऊपर आने में मदद देना चाहिए। ये इस बात पे मैं सबका ध्यान को लाना चाहता हूँ। ये एक बात है। इसके अलावा हमारे जो संस्कार में आयुर्वेद के बारे में बोलो तो जो चिकित्सा है, आयुर्वेद का जो ज्ञान हमारे भारत में आए थे आर्य संस्कार से द्वारा आया था। और द्राविड़ संस्कार का जो पुराना, सबसे पुराना जो संस्कार है द्राविड़ संस्कार है, वो बहुत साल पहले, जैसे 10,000 से 30,000 साल तक पुराना संस्कार है द्राविड़ जो संस्कार। आयुर्वेद का जो पीरियड हम अगर देखा जाए तो 5,000 साल पुराना है, लेकिन सिद्ध वैद्य का जो है 30,000 साल पुराना संस्कार है। तो ये सबसे पुराना संस्कार जो है द्राविड़ संस्कार है। तो ये पुराना ज़माने में इस द्राविड़ संस्कार हमारे उत्तर भाग, भारत के उत्तर भाग में, जैसे नॉर्थ इंडिया में थे। तो जैसे आर्यन वो सिंधु नदी के इस पार आर्य का जो संस्कार, वो सिंधु संस्कार आए थे, तो द्राविड़ को उनको इंडिया के जो साउथ भाग में चला जाना पड़ा, यानी पश्चिम की ओर, यानी वो जो साउथ, इंडिया का जो साउथ है, उस एरिया में ये जो द्राविड़ संस्कार के लोगों को जाना पड़ा। तो इनको अब उन लोगों तमिलनाडु और केरला में सेटल हो गए, ये जो द्राविड़ संस्कार के लोगों ने। तो उनका जो संस्कार है उसमें सिद्ध वैद्य आता है। ये जो कला है, एक कलरीपयट्टु नाम का मार्शल आर्ट अपना आयोजन कला है। तो अब मेरा बारे में बोलो तो मेरा नाम कोल्लम मैथ्यूस है। मैं जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, केरला में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और नाम से मैं मैथ्यू है। लेकिन मेरा पुराने जो बुज़ुर्ग है, जो पुराने जो नए पीढ़ी के जो लोग हैं, जनरेशन के, तो उन्होंने, वो जो पीढ़ी के लोग सब ब्राह्मण फैमिलीज थे। अब सेंट थॉमस जब इंडिया में आए तो इन मेरे जो पूर्व जन्मों के जो फैमिली थे उन्होंने अब कुछ क्राइस्ट का या तो जीसस क्राइस्ट की कुछ प्रिंसिपल्स को स्वीकार किए, और इस तरह से नाम में बदलाव आ गया। लेकिन हमारे जो रग में जो दौड़ता है वो भारतीय रक्त है, हिंदुस्तान का जो रक्त है, इधर का जो बोलो तो ट्रेडिशन है अपना, तो उसका ये हमारे रक्त में दौड़ता है। तो हम भारतीय हैं। तो इसमें क्या है, नाम बदल गया तो उसमें जात पात कुछ नहीं बदल रहे हैं, हमारा जो संस्कार है वो नहीं बदल रहे हैं। तो हमारा जो पुराने बुजुर्ग के में बारे में जिन्होंने बताया, जो ब्राह्मण थे, उनके ही संस्कार के इसमें से में भी हमारे पिता या तो उनके बड़े दादा, ये सब उसी संस्कार के लोग पैदा हुए। तो इसलिए जैसे मैं किस तरह इस कलरी फील्ड में या तो योगा के फील्ड में किस तरह मैं अभी आया, ये आपको यानी उसका पीछे भी भगवान की एक देन है, क्योंकि हर व्यक्ति इस कला को सिखाने के लायक नहीं रहता। तो उसके लिए भी कुछ क्वालिफ़िकेशन तो चाहिए, और तो सबसे बड़ा क्वालिफ़िकेशन है जो भगवान की देन है ये। तो इस कला को हमें जीवित रखना है। आगे अगला जनरेशन, अगली पीढ़ी को भी इसका जो संभावना है हमें देना है। तो हर कला को
जैसे इसके अलावा मैं स्पोकन इंग्लिश भी सिखाता हूँ, हिंदी भी सिखाता हूँ, और कंप्यूटर में भी मैं जैसे अभी पढ़ाता हुआ एक उस्ताद हूँ। तो कंप्यूटर का हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, क्योंकि 30 साल तक मैंने कंप्यूटर फील्ड में NIT एप्टेक जैसे बड़े बड़े संस्थाओं में काम किया है। भारत के अंदर और विदेश में भी 2-3 जगह में जाके अपना इस कला को प्रचार किया है, जैसे कतर, बहरीन, श्रीलंका। तो इन देशों में भी जाके मैंने अपना जो भारत का नाम रोशन किया है, अपना कला का रोशन किया है। जो ना अरब, फिलीपाइंस, श्रीलंका के लोगों को, अन्य लोगों को अपना कला के बारे में बताया। जैसे बोधिधर्मा ने चाइना में किया, इसी तरह से हमने भी, हमसे जो हो सके उस तरह से हमने इसको प्रचार में लेके आया। तो जो आयुर्वेद और सिद्ध वैदिक के बारे में भी मैंने बोला। जैसे अभी मर्म चिकित्सा है, मर्म चिकित्सा में जैसे अभी तेरापी है, जैसे तेल मालिश वगैरह है। जो केरला का जो स्टाइल में जो कलरिका है, वो हाथ से भी तेल मालिश करते हैं। इसके अलावा पैर से भी तेल मालिश वगैरह करते हैं। उसको जैसे फुट मसाज बोलते हैं, जैसे पैर यूज़ करके शरीर पे पैर से दौड़ा के तेल लगा के अपना जो जड़ी बूटियाँ, जो तेल जो बनता है, हम अपने हाथ से जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा करके खुद बनाते हैं। जो तो ये जो जड़ी बूटी के तेल बहुत महत्वदायक होता है। तो इस तरह की जड़ी बूटी के जो तेल किस तरह से बनाना है, कषाय किस तरह से बनाना है, लेह्य किस तरह से बनाना है, और इस तरह की अनेक दवाएं बनाने की जो विद्या है, ये सब ये गुरु द्वारा, गुरु से हर शिष्य के परंपरा को दिया जाता है। तो ये जो ज्ञान है, कभी हमें खोना नहीं चाहिए। इसके लिए हमने अपना ऑटोबायोग्राफी, जैसे आत्मकथा का किताब मैंने लिख डाला। कम से कम 315 पेज का एक किताब है मेरा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए कलरिफाइड गुरु करके। ये जो किताब मैंने लिख डाला। इसके अलावा मैंने ये आवेदन कला के बारे में 10 DVD वगैरह निकाला। ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा ये मेडिकल सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे हर्ब के बारे में, जैसे औषध पेड़ पौधे वगैरह, इनके बारे में हर्बल सॉफ्टवेयर, मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर, हर्बल सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने खुद का बनाया। अभी फ़िलहाल मेरा ही यूज़ के लिए मैंने बनाया है। आगे जाके मेरे को हो सके तो जो जिस कंपनी को फ़ायदा दे, या तो भारत को किस तरह से इससे फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में भी हमें सोचना है। तो मैं एक छोटा आदमी होकर भी इतना कुछ कर सकता हूँ। तो इस जो ज्ञान को किस तरह से हमें जीवित रखना है। ऐसा नहीं कि मेरा जो काल जब समाप्त हो जाता है तो मेरे साथ ये पूरा समाप्त ना होना है। इसके लिए मैंने ये किताबें लिख डाली हैं। तो इसमें जो लॉकिंग टेक्निक्स है कलरिपाइड में, जैसे बंधन करके शत्रु को रख देते हैं, तो या तो बंधन से कैसे मुक्ति दिला सकता है, इस तरह एंटी लॉक बोलते हैं, एंटी लॉकिंग टेक्निक्स। तो इस किस्म का जो टेक्निक्स वगैरह, इसके बारे में मैंने 7 किताबें, बुकलेट्स वगैरह लिखा है। यानी अपना इधर का जो सिलेबस से हर साल एक बुकलेट उनको दिया जाता है एक स्टूडेंट को, ताकि उसमें से 25 कम से कम लॉकिंग टेक्निक्स एक स्टूडेंट्स एक साल में सीख लेते हैं। इसके अलावा उसका जो स्टेपिंग टेक्निक्स है, डॉजिंग टेक्निक्स है, और अन्य व्यायाम वगैरह, ये सब मिला के कलरिपाइड में सिखाया जाता है। तो इस किस्म के हर चीज़ को हमें जो प्रोत्साहन करके ये किसी भी तरह से हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो मेरे एक फ्रेंड है, जो एक मेरा दोस्त, उसने बताया कि उसको जो कुंफू से ज़्यादा लगाव था। तो उन्होंने मेरे से बताया कि कुंफू तो इंटरनेशनल है, तो हमारा कलरी जो चीन देश में गया वो क्या इंटरनेशनल नहीं है? वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों इंटरनेशनल नहीं है। और हमारे जो इधर के जो इंडियन का कलरिपाइड की टीम है, वो रशिया में, चीन देश में, जापान में और अमेरिका, इस किस्म के
अन्य अन्य देश में जाके उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। तो क्या अपना कलरीपाइट इंटरनेशनल नहीं है? तो बोधि धर्म जो इंडिया से चीन देश में इसको ले गया तो तभी ये इंटरनेशनल हो गया है। अभी क्या है, कुंफू में कुछ फेडरेशन वगैरह आ गया है। फ़िलहाल आज केरला में भी कुछ कलरीपाइट का फेडरेशन वगैरह चालू किया है। तो ये सब चल रहे हैं, आगे जाके और भी फेडरेशन वगैरह आना है, कलरीपाइट एसोसिएशन वगैरह आना है। वर्ल्ड लेवल में ओलंपिक्स में कलरीपाइट को हमें लाना है। हमारे मोदी साहब जी, पूजनीय मोदी साहब जी, जैसे योगा डे का महत्व योगा डे में लाया था, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड योगा डे के अपने दिन में अपना भारत में पूरा योगा डे को जिस तरह से मनाया, हम अगर वो चाहे तो इस कलरीपाइट को इस अभी का जो सिचुएशन से बहुत ऊपर ऊंचा ले जा सकता है इस कला को, ताकि इस कला का नृत्य कला, अन्य कलाएं, जैसे हर कला जो भी है, संगीत कला है, हर कला को, हमारे भारत का हर कला को हमें आगे ले जाना है। तो हमारे मोदी साहब जी, जो पूजनीय मोदी साहब जी को मेरा निवेदन है कि जितना जल्दी इस कला को प्रोत्साहन देके, जैसे पुलिस ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग या तो आर्मी ट्रेनिंग में हम जैसे गुरुओं को जैसे नियुक्त किया जाए और ट्रेनिंग के लिए नियुक्त करके, जैसे अभी मेरे बारे में कहो तो इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, ये 3 भाषा में तो काफ़ी ज्ञान है मुझे। तो जिसको भाषा का ज्ञान है वो तो सिखाने में भी माहिर तो होगा ही, उसमें वो निसंशय बात है। तो इस तरह से हमें किस तरह से आगे लाना है इसके बारे में ध्यान देना है। तो ये कहते हुए मैं अपनी इस वीडियो को क्लोज़ करना चाहता हूँ। ज़्यादा खींच के लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए धन्यवाद, नमस्कार।